डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वैल्यू एडेड सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित खंडों की, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था संसद और उससे संबंधित प्रावधानों पर, प्रश्नों पर भी चर्चा की थी हमने कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और आपने महसूस किया होगा कि अगर अन्य खंडों की भांति संसदीय व्यवस्था या संसद से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, अगर उनमें जो निहित संकल्पनाएं हैं, बुनियादी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके अगर हमारी समझ उस पर है तो प्रश्नों को हल कर पाना बहुत दुष्कर नहीं है, और लगभग सभी प्रश्न पकड़ में आ जा रहे हैं। तो मूल्यवर्धन का उद्देश्य, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि मूल्यवर्धन का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि आपकी तैयारी में हस्तक्षेप कर दिया जाए, यह बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह है कि आपकी तैयारी जैसी भी है और उसमें कुछ ऐसी बातें शामिल कर दी जाएं जो आपकी तैयारी को बहुत प्रभावकारी बना दे। तो संसद की व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें बहुत सारी बातें मैंने बता रखी हैं आपको पिछली कक्षा में ही। आज की कक्षा में पहले हम लोग एक नज़र प्रश्नों पर डालते हैं कि और कितने तरह के प्रश्न इससे आए हैं, और उनमें अगर कुछ ऐसी बात है जो संकल्पनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है तो उस पर भी मैं बात कर देता हूं, और ताकि आपको जो पिछली बार हमने चर्चा की है उसको और बेहतर बनाने में सहायता मिल जाए। तो हम पहले क्वेश्चन को आधार बनाकर ही उस पर आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था। गैर सरकारी विधेयक को निजी सदस्य का विधेयक भी कहते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी कहते हैं। तो निजी सदस्य जो होता है उस पर बात कर लें हम लोग। गैर सरकारी विधेयक या निजी सदस्य का विधेयक है। निजी सदस्य कहते हैं ऐसा सदस्य जो सरकार या मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो ऐसे सदस्यों को निजी सदस्य कहा जाएगा। 1952 से अगर हम संसदीय इतिहास देखें भारत का, तो लगभग 300 ऐसे विधेयक लाए गए थे संसद में, जिनमें से केवल 14 पारित किए जा सके। कारण उसका यह है कि निजी सदस्य का विधेयक जब भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तो वह पारित तभी हो सकता है जब उसे सरकार का समर्थन होगा, क्योंकि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसलिए विधेयक तो लाया जा सकता है निजी सदस्य द्वारा, लेकिन उसके पारित होने के लिए सरकार का समर्थन आवश्यक है या अनिवार्य है। और अगर हम इतिहास में देखें तो 1952 से लेकर अब तक 300 लगभग 300 ऐसे निजी सदस्य वाले विधेयक लाए गए, जिनमें से केवल 14 पारित हो सके हैं। ऐसे सदस्यों द्वारा विधेयक को लाए जाने के लिए प्रत्येक सत्र में 12 शुक्रवार की अवधि निर्धारित है। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि प्रत्येक सत्र में 12 शुक्रवार निर्धारित है। 1952 से अब तक 300 ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से केवल 14 पारित हो सके। बहुत स्वाभाविक है कि ऐसे विधेयक को पारित होने के लिए सरकार का समर्थन अनिवार्य है। अब इस आधार पर अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो यह दोनों ही स्टेटमेंट,
गलत हैं। तो हमारा उत्तर है न तो एक और न ही दो, नन ऑफ दीज, दोनों में से कोई सही नहीं है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। संसदीय स्वरूप का जो बुनियादी सिद्धांत है वह शक्ति संलयन का सिद्धांत है, फ्यूजन ऑफ पावर्स का। हमने इस पर भी चर्चा कर रखी है। तो फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि कार्यपालिका संसद या संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात भारत में वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी तरह ब्रिटेन में वह हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है वही संसदीय शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। इसलिए इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति सदैव उत्तरदायी बनी रहती है और जब तक उसका विश्वास बना होता है उसमें, तभी तक वह सरकार काम करती रहती है, अन्यथा उसे पद से त्यागपत्र देना होता है। तो इसका उत्तर हमारे लिए इस आधार पर सी है। और आपको याद रखना है कि कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसी को हम शक्ति संलयन का सिद्धांत कहते हैं और यही संसदीय शासन तंत्रों का बुनियादी सिद्धांत है। इस आधार पर इसका उत्तर हो गया सी। इसके बाद है कि भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। हमने संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण बताया है मैंने आपको पिछली कक्षा में कि प्रस्ताव हो, चाहे संकल्प हो, चाहे प्रश्न हो, सभी के माध्यम से वह प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। और वित्त पर जो नियंत्रण रखने का प्रावधान है वह अनुच्छेद 112 से लेकर 117 के प्रावधानों के तहत संसद कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखती है, लेकिन सभी प्रकार के प्रस्ताव, प्रश्नों और समितियों के माध्यम से उसके प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। तो यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव है, प्रश्नकाल है और अनुपूरक प्रश्न है। इसका मतलब कि प्रस्ताव है ही, प्रश्न है ही, और अगर समिति भी होती तो समितियों के माध्यम से भी वह नियंत्रण रखती है। अर्थात इसमें सभी जो दिया गया विकल्प है वो सभी सही है। तो हमारा उत्तर हो गया 1, 2 और 3, डी। इसके बाद है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो बहुत स्वाभाविक है कि अगर निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित है भारत में, अनुच्छेद 326 इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि भारत का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित है। और तो जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में उल्लिखित है वह व्यक्ति निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर कर सकता है। उसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। निर्वाचक नामावली बनाने का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 325 में है और निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 326 में। इस आधार पर सी इसका सही उत्तर है कि किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो आंसर इज सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP, ये भी हमने चर्चा कर रखी है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, अर्थात जिस प्रत्याशी को, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त हो जाता है वही प्रत्याशी या वही उम्मीदवार विजयी होता है। तो ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि कम से कम 50% पाया जाना चाहिए। दूसरा है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है
तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसी कोई स्थिति संविधान में नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उल्लिखित नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए, अर्थात दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। तो हमारा उत्तर हो गया ना तो 1 और ना ही 2, अर्थात डी। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। अभी हमने बात की है शक्ति संलयन का सिद्धांत है, जिसका अर्थ होता है कि वह सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। हमें याद रखना है यह है अनुच्छेद 75(3) और सिद्धांत है शक्ति संलयन का सिद्धांत है फ्यूजन ऑफ पावर्स, कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके लिए, तो हमारा उत्तर इसमें सी होगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है जिसको हम शक्ति संलयन का सिद्धांत कहते हैं। सो दैट वे द आंसर इज सी। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। यह गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी और लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। यह 44 होना चाहिए, 75 नहीं। यह तो तथ्यात्मक प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर हमें यहां मिलेगा केवल 2। दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी दोनों वक्तव्य जो हैं वो गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है। नवी अनुसूची बनाई गई थी पहले संशोधन अधिनियम 1951 से, जिसमें मूल रूप से यह बात कही गई थी कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून होंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा उनकी नहीं की जानी चाहिए, इसलिए उनको नवी अनुसूची में रखने का प्रावधान किया गया था। और उसी संशोधन अधिनियम से हमने अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा था। अगर आपको याद है तो मूल अधिकारों वाले खंड में हमने इस पर चर्चा कर रखी है भूमि सुधार से संबंधित। नवी अनुसूची में संसद को अधिकार है कि किसी कानून को वह उसमें डाल सकती है। नवी अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक केस है वामन राव बनाम भारत संघ 1980। इसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के आधार पर किया जा सकता है। वह स्टेटमेंट गलत हो गया और ऐसी ही बात कही गई है। एक और केस है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में। तो इस आधार पर यह कहा जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है इसका कि संसद किसी कानून को नवी अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन इसके उपरांत जितने कानून आए उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है यदि वो बुनियादी ढांचे से असंगत हैं। तो केवल एक इसका उत्तर है ए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं
उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है। बहुत स्वाभाविक है, आधे से ज्यादा बात तो यही लिख दी गई है। अधीनस्थ विधान समिति है, अगर आपको याद होगा तो हमने चर्चा कर रखी है समितियों पर, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति। उसी तरीके से अधीनस्थ विधान समिति है जो अधीनस्थ विधान के निर्माण की संभावनाओं की खोज करती है और उसके बारे में संसद को अवगत कराती है। अधीनस्थ विधान उसको कहते हैं कि विधानमंडल ने या विधायिका ने विधि निर्माण की अपनी शक्तियां जब कार्यपालिका को सौंप दी हैं और उसके आधार पर कार्यपालिका ने कोई नियम, विनियम या उपनियम बनाया है तो उसको कहा जाता है अधीनस्थ विधान। जैसे भारत में अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ शासित क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति है, या अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है यदि संसद या विधायिका सत्र में नहीं है। तो इन सभी बातों को हम, इन सभी विधानों को हम अधीनस्थ विधान की संज्ञा देते हैं और इस आधार पर अधीनस्थ विधान समिति उनकी संभावनाओं की खोज करती है। तो इस पृष्ठभूमि में इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर है वह बी है, अधीनस्थ विधान समिति उसका उल्लेख करता है। इसके बाद है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। यह ठीक है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है और धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। धन विधेयक की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद हमने चर्चा कर रखी है, अनुच्छेद 110 खंड 1 ए से जी, यह परिभाषा है धन विधेयक की, और प्रक्रिया जो धन विधेयक की है वह अनुच्छेद 109 में है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किए जाएंगे। तो यह तो सही है ही, यह भी सही है, यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आकस्मिकता निधि का उल्लेख नहीं है और धन विधेयक संचित निधि के धन से विनियोजन से संबंधित है और उधार लेने से तो संबंधित है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीसरा गलत है। हमारा उत्तर है कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया सी, इसका सही और सटीक उत्तर। इसके बाद है विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसको अपना पद रिक्त कर देगा। यह बहुत स्पष्ट उल्लेख है संविधान में, अनुच्छेद 179 ए में, 179 ए में यह उल्लेख है और यह स्टेटमेंट इसका सही स्टेटमेंट है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 179 के परंतुक में है, प्रोविजो में है कि जब विधानसभा विघटित हो जाती है तो अगली विधानसभा की पहली बैठक तक अध्यक्ष बना रहता है, तत्काल रिक्त नहीं होता उसका पद। इस आधार पर हमारा उत्तर हो गया केवल एक, और आर्टिकल है 179, उसको आपको ध्यान में रखना है। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है। ये बिल्कुल सही है, जिसमें यह जो कानून है 5 बार संशोधित हुआ है कानून। यह अंतिम जो कानून आया है वो 2006 का है और उसमें जिन पदों का उल्लेख है वो लाभ के पद शामिल नहीं होते। लाभ का पद अनुच्छेद 102 खंड 1 में उल्लिखित शब्दावली है जिसके आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। तो लाभ के पद से छूट देने वाली जो स्थिति है वह इसी अधिनियम में है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। तो छूट देता है और 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है,
यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाभ के पद की परिभाषा देने की शक्ति संसद को प्राप्त है विधि के तहत, और वही विधि ऊपर लिखी हुई है, निर्भरता निवारण अधिनियम 1959, या अभी जो है वह संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 2006। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया इसमें केवल 1 और 2, यानी ए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में और नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र में, तो वह विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेगा, या अगर द्विसदनी विधानमंडल है तो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेगा। तो पहला तो उत्तर सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है। यह स्टेटमेंट गलत है, और इसके लिए अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अनुच्छेद 166(3) में यह उल्लेख है कि राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह ऐसे नियमों का निर्धारण करे जिसके आधार पर वह कार्य करेगा। लोकसभा के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा उत्तर हो गया ए, अर्थात केवल 1। इसके बाद है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 कहा जाएगा इसको, जिसमें राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है और उसके आधार पर संघ को या संसद को कानून बनाने की शक्ति मिलती है, जिससे अखिल भारतीय सेवा सृजित होती है। इसी प्रकार 249 में भी राज्यसभा को ऐसा ही संकल्प पारित करने की शक्ति है, जिसके आधार पर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है और उस विषय पर फिर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। तो राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 249 और 312 में। ठीक उसी तरह लोकसभा को अनुच्छेद 109 में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जहां पर धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं करने का उल्लेख है। बाकी जो चीजें हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा को लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। अब इसमें तो राज्यसभा की शक्तियां ज्यादा हैं, इसमें दोनों की समान शक्तियां हैं। ऐसा विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में यह लिखा गया है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वह विधेयक पारित होना चाहिए। सरकार को हटाने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और ऐसा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। अतः सरकार को हटाने के विषय में भी लोकसभा को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। और कटौती प्रस्ताव चूंकि अनुदान की मांगों के विरुद्ध लाया जाता है, इसलिए वह भी लोकसभा में ही प्रस्तुत करने का उल्लेख है। अर्थात इसका उत्तर हो गया बी है कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वही शक्ति ऐसी है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। इस आधार पर उत्तर हो गया बी, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। इसके बाद है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित हो रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। इसका कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 और 110(1) के कारण। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसके बारे में लिखा हुआ है बजट। तो 112 तो बजट से संबंधित है। 110 का खंड 1 अभी भी हमने लिखा है कि वह धन विधेयक की परिभाषा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण 113 में अनुदान की मांगों की चर्चा है, और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण यही अधिनियम बनाया गया था, जिसमें मध्यकालिक राजकोषीय नीति और वृहद आर्थिक
जो स्टेटमेंट है, रूपरेखा विवरण है, उसका उल्लेख या उसकी प्रस्तुति FRBM एक्ट के तहत ही होनी चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है बजट के प्रावधानों को समझने के लिए। तो इसका उत्तर हो गया डी है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। फिर से वही एक प्रश्न आ गया है आपके सामने कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यह तो गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसद शब्द यहां गलत है, यहां लोकप्रिय सदन होना चाहिए था, लोकसभा जैसे भारत में। तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा रहा है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा ही हटाई जा सकती है। इसी का सरल भाषा में प्रयोग कर दिया गया है और आपको कंफ्यूज कराने के लिए यहां संसद शब्द का उल्लेख है। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि यह सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा ही हटाई जा सकती है। यही उत्तर हमारा सबसे सटीक उत्तर है और यह है सी। शक्ति संलयन का सिद्धांत है, उसी के आधार पर। इसके बाद प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। 2 सत्र होते हैं और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है और तीसरा सही है, जिसके लिए संविधान और संसद की प्रक्रिया नियमावली भी उसके लिए उत्तरदायी है। तो केवल 1 और 3 हमारा उत्तर हो गया। इसमें सी है हमारा उत्तर। इसके बाद है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ब्रिटिश मॉडल कहते हैं या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं इसको। जो ब्रिटिश मॉडल है इसी को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। लिखा है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, क्योंकि हमारे यहां न्यायिक पुनर्विलोकन है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, तभी उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। यह स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया इसमें सी है, 1 और 2 दोनों। इतने प्रश्नों पर अगर गौर कर रहे हैं हम आज, तो यह देखने को मिल रहा है यहां भी कि अगर संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो हमारे प्रावधान हैं, अगर उनकी बुनियादी संकल्पनाएं हमें समझ में आती हैं, तो हमारे लिए प्रश्नों को हल करना दुष्कर नहीं होगा। अगली कक्षा में फिर हम लोग इसके आगे वाले खंड पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित फिर बुनियादी संकल्पनाओं पर मैं बात कर दूंगा, ताकि आपकी तैयारी में मूल्यवर्धन होता रहे और आप सरलतापूर्वक प्रश्नों को हल कर सकें। धन्यवाद।